रीस्टार्ट कर देते हैं। हो सकता है आपके पास ये क्लास है वो पूरी नहीं पहुंच पाई है। तो आज हम इस क्लास में GS घुरिये, DP मुखर्जी, AR देसाई और MN श्रीनिवास के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और ये समाजशास्त्र के भारत में संस्थापक विचारक हैं और हम इनके योगदान को कभी भी नहीं भूल सकते। क्या है? कभी भी नहीं भूल सकते। तो शायद क्लास है वो अब प्रॉपर मिल रही है। एक बार आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कि वीडियो अगर सही तरीके से चल पड़ा है तो जरूर लिखें, तो इसको हम कंटिन्यू है वो करें। अभी भी बफरिंग हो रही है। ओके ओके। तो आज हम जो प्रारंभिक विचारक हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो पहले आज की तरह ऐसा नहीं था स्टार्टिंग के अंदर कि सभी विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र पढ़ाया जाता था। शुरुआत के अंदर समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया जाता था, अकेला नहीं पढ़ाया जाता था, साथ में ही पढ़ाया जाता था। और एक पृथक विभाग के लिए समाजशास्त्र को बहुत संघर्ष करना पड़ा है और इस संघर्ष में मुख्य जो योगदान था वो हमारे प्रारंभिक थिंकर्स का था। तो शरत चंद्र का मैंने एग्जाम्पल दिया कि ये अंग्रेजी से शिक्षित दीक्षित थे, फिर भी इन्होंने क्या किया, 1922 में मैन इन इंडिया जनरल निकाला था, मानव शास्त्रीय अध्ययन किए थे, ओराओ, मुंडा और खरिया जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था। तो इसी प्रकार से और भी हमारे जो थिंकर हैं वो भी शास्त्र में एक समाजशास्त्र को संस्थागत रूप देने के लिए जाने जाते हैं। इनको श्रेय जाता है भारत के अंदर समाजशास्त्र को स्थापित करने में। वैसे पैट्रिक गिड्स ने भारत के अंदर समाजशास्त्र की शुरुआत की एक विषय के रूप में और विभागाध्यक्ष के रूप में। GS घुरिये की पहचान है वो अलग पहचान रखती है। इनका जन्म 1893 को महाराष्ट्र के मालवान तालुका में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालवान तालुका में हुआ था। और ये संस्कृत से ही शिक्षित थे। इन्होंने समाजशास्त्र का प्रशिक्षण है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त किया। इन्होंने समाजशास्त्र का प्रारंभिक प्रशिक्षण लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया, होब हाउस के निर्देशन में। बाद में इन्होंने अपना PhD, अपना शोध कार्य कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से किया और इनके शोध का विषय था कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया। ये इन्होंने पहले रिवर्स के अंडर में शुरू किया था अपना शोध कार्य, लेकिन इनकी आकस्मिक मृत्यु के बाद AC हेडन के निर्देशन में इन्होंने अपना इनके बाद में क्या हुआ कि AC हेडन के निर्देशन में इन्होंने ये कार्य किया और यहां से इन्होंने प्रसारवाद, जो प्रसारवादी एक विचारधारा है कि संस्कृति का प्रसार है वो एक जगह हुई थी और वहां से पूरी संस्कृति है वो विश्व के अंदर फैली। इसी प्रकार से इन्होंने जब जाति का अध्ययन किया था, इन्होंने ये बात कही थी कि भारत में जाति व्यवस्था का उद्गम उत्तर भारत में हुआ था और यहाँ से जाति व्यवस्था का प्रसार पूरे भारत में हुआ था। तो प्रसारवाद से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। तो ये इनका शोध का विषय था और ये प्रथम समाजशास्त्री थे जिन्होंने अपने निर्देशन में स्टूडेंट को PhD शोध कार्य करवाना शुरू किया। G.R. प्रधान वो प्रथम समाजशास्त्री थे जिन्होंने घुरिये के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया। 1951 में इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन की स्थापना इन्होंने की। सोशियोलॉजिकल बुलेटिन की स्थापना इन्होंने की। तो 1952 में सोशियोलॉजिकल बुलेटिन एक जर्नल है, समाजशास्त्र का प्रथम जर्नल है और ये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी समाजशास्त्र की प्रथम क्या है,
समिति है या एक संगठन है, एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1951 में जीएस घुरिये के द्वारा की गई थी। भारत विद्या शास्त्र। भारत विद्या शास्त्र क्या है? भारत विद्या शास्त्र, जिसको इंडोलॉजी के नाम से जाना जाता है, यानी भारतीय समाज का अध्ययन किसके आधार पर करना है? किसके आधार पर करना है? भारतीय जो धर्म ग्रंथ है, भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उनके आधार पर किया जाता है, तो उसको बोलते हैं भारत विद्या शास्त्र, इंडोलॉजी। इसीलिए जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय समाजशास्त्र का जनक। तो इसका संबंध है वो भारत विद्या शास्त्र से किया जाता है, जो भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं उनके आधार पे इनका अध्ययन है वो किया जाता है। तो ये इनका प्रमुख योगदान है। और इनके अन्य योगदान की बात करें तो जनजाति पे, प्रजाति पे, जाति व्यवस्था पे इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1930 और 40 के दशक में वेरियर एल्विन के साथ इनका वाद विवाद हुआ था। किस चीज को लेकर? जनजातियों को लेकर। किसको लेकर? जनजातियों को लेकर। जो ब्रिटिश मानव शास्त्री थे उनमें एल्विन प्रमुख थे, वेरियर एल्विन प्रमुख थे। तो इन्होंने कहा कि जनजातियों का हिंदू या भारतीय संस्कृति से कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल ये पृथक अवधारणा है। क्या है? बिल्कुल एक पृथक अवधारणा है और इनकी संस्कृति है वो विशिष्ट है और पृथक है। इसलिए जनजातियों को राष्ट्रीय उपवन के तौर पे देखना चाहिए, इनके लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर इनको अन्य लोगों के साथ मिलाया गया तो वो लोग इनका शोषण करेंगे। तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय उपवन की नीति किसने दी? अब उपवन होता है उद्यान, तो कई बार लिखा जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आ जाता है। कई नेशनल पार्क की अवधारणा किसने थी? एल्विन ने दी थी और इन्होंने कहा था कि जनजातियों के लिए ये पृथक से व्यवस्था होनी चाहिए। और जीएस घुरिये ने कहा नहीं, जनजातियां क्या है? पिछड़े हुए हिंदू है। क्या है? पिछड़े हुए हिंदू है। सभ्यता के विकास में ये पिछड़ गए हैं और इनको हिंदू समाज के साथ जो मुख्य धारा के लोग हैं उनके साथ आत्मसात कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? आत्मसात, यानी मिला देना चाहिए। इनके साथ इनका सामंजस्य बिठाना चाहिए ताकि ये भी पिछड़े हुए ना रहे, ये मुख्य धारा में आ सके। तो ये पृथक्करण बनाम एकीकरण का विवाद इसको कहते हैं। तो एल्विन पृथक्करण के समर्थक थे और जीएस घुरिये एकीकरण के समर्थक थे। आगे है जाति एवं प्रजाति पे घुरिये के विचार। जाति और प्रजाति, ये तो जनजातियों पे घुरिये के विचार हो गए। जाति और प्रजाति पे घुरिये के क्या विचार हैं? तो इनका जो शोध का विषय था वो ये था कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इसके कई संस्करण आए हैं, कई नामों से ये पुस्तक प्रकाशित हुई है। बाद में कास्ट एंड क्लास इन इंडिया आया था, फिर कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नाम से ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो ये 1932 में इनका पहला प्रकाशन हुआ था। 1962 में यही पुस्तक किस नाम से प्रकाशित हुई थी? कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन के नाम से प्रकाशित हुई थी। और इसमें इन्होंने जाति उत्पत्ति के कारणों को रखा है। जाति उत्पत्ति के कारणों को इन्होंने रखा है। तो इसको हम रिजले के साथ में जोड़कर देख सकते हैं। जाति की उत्पत्ति क्यों हुई, इसका एक सिद्धांत है, वो है परजातीय सिद्धांत। क्या है? परजातीय सिद्धांत।
रिजले ने भी जाति को प्रजातीय के चश्मे से देखा, जाति को प्रजातीय चश्मा से देखा। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स में लिख दें, क्लास के अंत में हम इन पे चर्चा करेंगे। तो इन्होंने कहा कि उच्च जाति है, उच्च जाति है वो आर्य प्रजाति से संबंधित है। रिजले ने क्या कहा कि उच्च जातियां हैं वो आर्य प्रजाति से संबंधित है, और जो निम्न जातियां हैं वो अनार्य मंगोल प्रजाति से संबंधित है। तो इसमें इन्होंने रिजले ने मानव मिति, नरमिति, इसको क्या बोलते हैं, नरमिति। क्या होता है नरमिति या मानव मिति? मानव मिति होती है कि मानव की शारीरिक जो बनावट है उसके आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण करना। तो इन्होंने नाक की लंबाई, खोपड़ी की जो आकार है, खोपड़ी का जो आकार है उसको आधार मानकर प्रजातियों का वर्गीकरण कहा, और सुझाव दिया कि निम्न जातियां ही भारत की वास्तविक निवासी है। क्या है? भारत की वास्तविक निवासी निम्न जातियां हैं। तो घुरिये भी कुछ हद तक इनसे सहमत थे और कुछ हद तक इनसे सहमत नहीं थे। घुरिये ने भी जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत भी दिया, लेकिन इसे ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राह्मणों की चतुर युक्ति का सिद्धांत। तो उन्होंने कहा कि जो रिजले ने जो बात कही है वो उत्तरी भारत में तो लागू होती है, उत्तरी भारत में तो लागू होती है, लेकिन पूरे भारत में लागू नहीं होती है। यानी प्रजातीय शुद्धता की बात करें तो उत्तरी भारत में तो हो सकता है कि प्रजातीय शुद्धता बनी रहे, लेकिन पूरे भारत में यह संभव नहीं है। तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है उसे प्रजातीय सिद्धांत कहते हैं, और प्रजातीय सिद्धांत से जाति व्यवस्था कैसे बनी इस पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति प्रजातीय मिश्रण से हुई। घुरिये ने क्या कहा कि जाति व्यवस्था की उत्पत्ति किससे हुई? प्रजातीय मिश्रण से हुई। इनके अनुसार भारत के जो मूल निवासी थे वो किस प्रजाति के थे? जीएस घुरिये के अनुसार भारत के जो मूल निवासी हैं वो किस प्रजाति के हैं? वो किस प्रजाति के? द्राविड़ प्रजाति के हैं। तो भारत में आर्य लोग, जब हम भारत का ये जो कश्मीर वाला भाग है, पाकिस्तान भी भारत में था, उस समय मध्य एशिया से आर्य लोग भारत में आए थे। क्या थे? आर्य लोग भारत में आए थे, और यहां आए तो यहां पे कौन लोग थे? द्राविड़ लोग थे। यहां क्या थे? द्राविड़ लोग थे। द्राविड़ और आर्य प्रजाति के लोगों का झगड़ा हुआ। आर्य प्रजाति के लोग यहां पे सैनिक रूप में आए थे, एक विजेता के रूप में आए थे। तो इस झगड़े में विजेता कौन रहा? आर्य रहे, और हारे कौन? द्राविड़ हार गए। और जब भी युद्ध होता है तब जो युद्ध करने वाली जाति है अपने साथ महिलाओं की संख्या लेकर नहीं चलती है, अपने साथ महिलाओं की संख्या लेकर नहीं चलती है। उनमें ज्यादातर क्या होते हैं? पुरुष होते हैं। तो आर्य लोग जब यहाँ पे आए और इनके साथ झगड़ा किया तो इनमें ज्यादातर पुरुष थे। तो फिर क्या हुआ? आर्य लोगों ने यहाँ शादियां की द्राविड़ महिलाओं के साथ, और क्या हुआ? दोनों प्रजातियों का मिश्रण हुआ, और वहीं से अनुलोम विवाह की शुरुआत हुई। यानी द्राविड़ जो महिला है वो आर्य प्रजाति की पुरुष से शादी कर सकती है, लेकिन आर्य प्रजाति की महिला द्राविड़ पुरुष से शादी नहीं कर सकी। यानी प्रतिलोम विवाह को यहाँ पे निषेध कर दिया गया। तो जो आर्य थे, विजेता थे, तो ये क्या थे? उच्च वर्ग में शामिल हो गए, और ये द्राविड़ थे, हारे हुए लोग थे, ये क्या थे? ये निम्न वर्ग में इनको माना गया। तो दो वर्ग बन गए, एक ब्राह्मण वर्ग और एक शूद्र वर्ग, और इन दोनों के मिश्रण से जो विभिन्न जातियां हैं उनका निर्माण हुआ। यही जीएस घुरिये का प्रजातीय सिद्धांत है।
तो एक विजेता के रूप में आर्य थे, उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ माना और समाज में अपने आप को ऊपरी क्रम में रखा, और जो द्राविड़ थे उनको सबसे निम्न स्थान पे रखा। दोनों में मिश्रण हुआ और उत्तर भारत के अंदर जाति व्यवस्था का स्वरूप उभर कर आया, और यहां से जाति व्यवस्था है वो संपूर्ण भारत में फैल गई। इसलिए जीएस घुरिये ने कहा कि जाति प्रथा है वो आर्यों का शिशु है, आर्यों का शिशु है, जिसका पालन पोषण गंगा के मैदान में हुआ, यानी उत्तरी भारत में हुआ, और यहां से इसका विस्तार पूरे भारत में हुआ। तो जाति व्यवस्था की विशेषताएं क्या है? जाति व्यवस्था की विशेषताएं, तो जीएस घुरिये ने जाति व्यवस्था की परिभाषा नहीं दी। जाति व्यवस्था की परिभाषा जीएस घुरिये के द्वारा नहीं दी गई। इन्होंने जाति व्यवस्था की 6 विशेषताओं का वर्णन किया। कौन सी 6 विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई है, इन पे चर्चा हम अभी कर लेते हैं। पहली विशेषता बताई कि जाति व्यवस्था समाज का खंडात्मक विभाजन है। क्या है? समाज का खंडात्मक विभाजन है। जाति व्यवस्था को 4 खंडों में विभाजित किया गया है। जैसे कि ये जाति व्यवस्था है, खंड का मतलब होता है कि एक जाति के लोग दूसरे में नहीं जा सकते। शायद वीडियो रुकी है ना, चल रहा है। तो ये 4 खंडों में विभाजन है, और इस जाति के लोग दूसरी जाति में क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जाति की सदस्यता जन्मजात होती है, जन्म से ही तय होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि समाज का खंडात्मक विभाजन, और प्रत्यक्ष रूप से ये बात इन्होंने नहीं की अपनी विशेषताओं में, इनडायरेक्टली तो बोल दिया इन्होंने। दूसरा, ये सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था है, ये समाज का सोपानिक विभाजन है, संस्तरण की व्यवस्था है। जाति व्यवस्था से क्या होता है? संस्तरण का निर्माण होता है। संस्तरण से तात्पर्य क्या होता है कि एक जो व्यवस्था है उसमें उच्चता और निम्नता का क्रम पाया जाता है। ये क्षैतिज विभाजन होता है। ये क्या होता है? क्षैतिज विभाजन होता है। और ये क्या होता है? सत्रीकरण होता है, यानी एक स्तर होता है वो उच्च होता है, दूसरा उससे नीचे होता है, फिर तीसरा उससे नीचे, फिर उससे नीचे। इस प्रकार से जो जाति व्यवस्था है, ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर वे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये क्या है? जाति व्यवस्था एक सोपानिक विभाजन है, समानता पर आधारित नहीं है, उच्चता एवं निम्नता पर आधारित है। आगे तीसरी विशेषता इन्होंने बताई कि खान पान और सामाजिक व्यवहार संबंधी नियम है वो जाति व्यवस्था में होते हैं। तो जाति व्यवस्था है वो सामाजिक अंत्यक्रिया पे प्रतिबंध लगाती है कि कौन किस जाति का खाना खा सकता है, कौन किस जाति में विवाह कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। और ये जो प्रतिबंध है वो पवित्रता और अपवित्रता के नियमों से संचालित है। जो पवित्र लोग हैं, ब्राह्मणों ने अपने आप को पवित्र माना, तो उन्होंने कहा कि हमारा खाना, बनाया हुआ खाना सभी खा सकते हैं, लेकिन जो अपवित्र जातियां जिनको माना गया और कहा गया कि इनका बना हुआ भोजन सारे नहीं खा सकते। तो ये तीसरी विशेषता बताई। इसको बोल सकते हैं हम खाने पीने संबंधी प्रतिबंध लगाना, सामाजिक अंत्यक्रिया करने से रोकना। चौथी विशेषता बताई गई है धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार। ये देखो नेटवर्क का थोड़ा इश्यू है, तो हो सकता है किसी किसी को ये प्रॉब्लम आ रही हो। चौथी विशेषता बताई धार्मिक निर्योग्यता एवं विशेषाधिकार। तो जाति व्यवस्था में कुछ जातियों को विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, दूसरी तरफ कुछ जातियों के साथ निर्योग्यताएं लांद दी जाती है। जैसे कि एक मंदिर का पुजारी है, वो
कौन हो सकता है? वो केवल ब्राह्मण हो सकता है, और मंदिर में ये उसका विशेष अधिकार है सेवा करने का, पूजा करने का। और कुछ जनजातियों को मंदिरों पे चढ़ने से भी रोका जाता है, वो उन पे निर्योग्यताएं थोपी गई है। तो ये कुछ जातियों को धार्मिक रूप से कुछ विशेषाधिकार है और कुछ को निर्योग्यताएं लागू की गई है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी वसानुगत होते हैं। क्या? व्यवसाय। पांचवी विशेषता क्या है? कि व्यवसाय है वो पीढ़ी दर पीढ़ी वसानुगत होते हैं। इनमें जो श्रम विभाजन है उनमें कठोरता होती है। कोई भी व्यक्ति अपना व्यवसाय बदल नहीं सकता, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये चीजें हैं वो चलती रहती है। और छठी विशेषता बताई है कि अंतःविवाही होना। एक जाति है वो अपने में ही विवाह करती है, दूसरे जातियों में विवाह नहीं करती है, तो ये अंतःविवाही होती है। बहिर्विवाह भी होते हैं, गांव बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह, लेकिन जातीय अंतर्विवाह की बात है वो जीएस घुरिये के द्वारा की गई है। तो ये कुल 6 विशेषताएं हैं जिनका वर्णन जीएस घुरिये के द्वारा किया गया है। तो ये जीएस घुरिये को हमने पढ़ा। इसकी डिटेल क्लास में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। मैंने सब पे अलग अलग क्लासें भी बना रखी है, लेकिन आज हम केवल जो हमारा एनसीईआरटी का बेस है उसके आधार पे ये क्लास है वो ले रहे हैं। और आगे की जो हमारी क्लास है, लाइव क्लास है, वो हो सकता है कंटिन्यू नहीं हो पाए। कि देखो पेड क्लास की बात आपके आ रही है। पेड क्लास में बीपीएससी का नहीं दे रहा हूँ। एक तो टाइम कम है, एक इसका सिलेबस नहीं है, और मेरे पास टाइम नहीं है। अभी हमारे राजस्थान में विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, तो पूरे दिन हम विधानसभा इलेक्शन में बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है। बड़ा मुश्किल से मैं टाइम निकाल के ये क्लास है वो ले पाता हूँ। हो सकता है कंटिन्यू ये क्लास नहीं रख पाऊँ, जब वोटिंग होगी या उससे पहले जब ड्यूटियाँ लगेगी तब ये चीज़ें शायद संभव नहीं हो पाए मेरे लिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि 7 दिसंबर से पहले पहले एनसीईआरटी कंप्लीट है वो करवा सकूं। तो आगे की क्लासें हैं वो नोटिफिकेशन आप ऑन करके छोड़ दीजिए, जब भी क्लास होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। और यही क्लासें मैं पेड क्लास लगाऊं तो आपको लगेगा कि हाँ ये पेड क्लास हो रही है, और यही अब मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूं। तो सारी चीज़ें हैं वो पेड होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। बाकी हो सकता है कोई लोग ये हो कि वो सिर्फ पेड ही करवाए, ऑनलाइन नहीं करवाए। तो जब कम समय में ये तैयारी करना होता तो पेड चीज़ें संभव नहीं होती है। इसे फालतू में पैसे लेने से कोई मज़ा नहीं आता है। मज़ा तभी आता है जब 3-4 महीने का टाइम हो, हम क्लासें दें और आप तैयारी करो, तब एक संतुष्टि होती है, वैसे संतुष्टि नहीं होती है। तो दूसरे हमारे थिंकर हैं, एक है डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी, हमने जीएस घुरिये के बारे में पढ़ा। जीएस घुरिये के जो ज़्यादातर अध्ययन थे वो भारत विद्या उपागम पे आधारित थे। इन्होंने क्षेत्रीय कार्य भी किया, लेकिन ज़्यादातर कार्य इन्होंने संस्कृत ग्रंथों के आधार पे जाति की बात इन्होंने कही। इन्होंने जितने भी प्रजातीय मिश्रण की बात की, जनजातियों की बात की, वो ज़्यादातर क्या थे, एक कोली जनजाति का इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन भी किया था, लेकिन ज़्यादातर भारत विद्यागम उपागम था। डीपी मुखर्जी है वो एक अलग प्रकार के समाजशास्त्री हैं। इनको क्या होता है कि इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से क्या किया, भारतीय समाज का अध्ययन किया। आप मैराथन की बात कर रहे हैं, आगे आने वाली जो हमारी क्लासें हैं वो 2-2.5 घंटे की क्लासें होगी। +2 की है, उसमें हम ऑब्जेक्टिव भी रखेंगे। आज भी हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं। वो क्लासें 2-2.5 घंटे की होगी। तो मैराथन को किसे कहेंगे आप? जो 3-4 घंटे की होती है वही तो मैराथन होती है। तो ये भी एक प्रकार से मैराथन क्लासें ही अपनी चल रही है। डीपी मुखर्जी ने बम्बई विश्वविद्यालय के अंदर समाजशास्त्र का अध्यापन करवाया, और दूसरा
लखनऊ विश्वविद्यालय है वो समाजशास्त्र के अंतर्गत है, वो महत्वपूर्ण माना जाता है। सर आरपीएससी राजस्थान फर्स्ट ग्रेड का कोर्स मिल जाएगा क्या? बिल्कुल मिल जाएगा। जो हमारा एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड करके वो कोर्स है वो ले सकते हैं। प्लीज़ जितने भी आपके क्वेश्चन है मैं उनको लास्ट में लूँगा, क्योंकि इससे फिर हमारी क्लासें हैं वो बाधित होती है। तो बम्बई के बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण है समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से। यहाँ पे समाजशास्त्र के अंदर त्रिदेव की अवधारणा आती है। किनकी आती है? त्रिदेव। त्रिदेव में कौन कौन से? नंबर 1 आर.के. मुखर्जी, नंबर 2 डी.पी. मुखर्जी, नंबर 3 डी.एम. मजूमदार। इन तीनों को त्रिमूर्ति के नाम से या त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। त्रेयी के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है? त्रेयी के नाम से जाना जाता है। इनमें आर.के. मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के संस्थापक रहे हैं, और डी.पी. मुखर्जी प्रमुख मार्क्सवादी दृष्टिकोण के समाजशास्त्री रहे हैं। तो आज हम इस क्लास में डी.पी. मुखर्जी के बारे में चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी में डी.पी. मुखर्जी को ही रखा गया है। आर.के. मुखर्जी महत्वपूर्ण है, और जो मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न रखे हैं आज वो आर.के. मुखर्जी के ज्यादा रखे हैं। डी.पी. मुखर्जी का पूरा नाम क्या है? धुरजटी प्रसाद मुखर्जी। धुरजटी प्रसाद मुखर्जी इनका नाम है, और 1894 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1894 में, 5 अक्टूबर 1894 में। ये भारत में जन्म इनका बंगाल के अंदर हुआ था। बंगाल की धरती और बिहार 2 नंबर पे भारत में मार्क्सवादियों के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि है। बंगाल, बिहार और बाद में केरल भारत में मार्क्सवादियों के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि है। और इन्होंने अपने आप को मार्क्सवादी की बजाय मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद किया। वो कहते थे कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, मैं मार्क्स शास्त्री हूं। और एक एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया था कि डी.पी. मुखर्जी अपने आप को क्या मानते हैं, मार्क्सवादी या मार्क्स शास्त्री? तो ये क्या कहलाते हैं? मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते हैं। शॉर्ट में इनको डी.पी. के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने भारत के अंदर सामाजिकता के बाहुल्य पे चर्चा की। भारत के अंदर जो भी चीजें हैं उनमें संघर्ष कम है, सामाजिकता ज्यादा है। और इन्होंने जो इनको मार्क्सवादी या मार्क्स शास्त्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जो कार्ल मार्क्स की जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी उसको ग्रहण किया था। उसके आधार पर इन्होंने भारतीय समाजशास्त्र का अध्ययन किया था। किस पद्धति के आधार पे? द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर। द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर क्या किया था? भारतीय समाज का और भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तन के लिए अध्ययन है वो किया था। हाँ, आज नेटवर्क प्रॉब्लम है। यूपी पीजीटी के लिए कोई भी पीजीटी है उसके लिए तो एनसीईआरटी बेस होता है, चाहे राजस्थान हो, एमपी हो, यूपी हो, बिहार हो। एनसीईआरटी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, तो आप इनको पढ़िए। और अब तक अपनी +1, आज अपना +1 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये 10 क्लासों में लगभग हमने 30-35 टॉपिक्स पे चर्चा की है। इन 30-35 टॉपिक्स को हमने समझने का प्रयास किया है और हमने इनके कंसेप्ट को समझा है। फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो मैंने इसमें नहीं रखी है। एनसीईआरटी में भी फैक्चुअल चीज़ें हैं वो नहीं दी गई है। और ये जो 30-35 है इनमें जो डिटेल क्लासें हैं, जो फैक्चुअल क्लासें हैं वो मैं करवा चुका हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। तो और प्रत्येक क्लास के अंदर जितने टॉपिक हैं उनके मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे चुका हूं, तो वहां पे आप जाकर इन सभी की डिटेल क्लासें भी देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? द्वंद्वात्मक पद्धति से डी.पी. मुखर्जी ने भारतीय समाज और भारतीय समाज में जो परंपराएं हैं उनका अध्ययन है वो
किया है। और इन्होंने कहा, और इनकी पहचान है वो क्या है, परंपराओं के अध्ययन के लिए ही की जाती है। और इन्होंने कहा कि अगर भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन करना है तो एक समाजशास्त्री होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक भारतीय नागरिक होना भी जरूरी है। भारतीय नागरिक से मतलब है कि जो भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय लैंग्वेज को समझता हो, तो वो होना भी जरूरी है। अन्यथा वो भारतीय समाज का सही तरीके से अध्ययन है वो नहीं कर पाएगा। द्वंदात्मक पद्धति क्या होती है, इस पहले वाला जो हम मार्क्स पढ़े थे उसमें मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो बात है वो द्वंदात्मक पद्धति है। कैसे होती है इसको हम अभी समझाएंगे। द्वंदात्मक पद्धति क्या है इसकी चर्चा भी हम अभी कर लेंगे। तो इन्होंने कहा कि भारत यह समाज है वो पश्चिम की तरह व्यक्तिवादी नहीं है, बल्कि सामूहिकता वाला है, सामाजिकता वाला समाज है। और इन्होंने कहा कि भारतीय समाज में परिवर्तन तब होता है जब पुरानी परंपरा और नई परंपरा में द्वंद्व होता है, दोनों में संघर्ष होता है, तब क्या होता है, भारतीय समाज में परिवर्तन होता है। और यही द्वंदात्मक पद्धति है। प्राचीन परंपरा है वो क्या है, वाद है। प्राचीन परंपरा क्या है, वाद है, कोई विचार है। फिर उसके बाद में प्रतिवाद आता है। क्या आता है, प्रतिवाद आता है, नई परंपरा आती है। वाद का प्रतिवाद के साथ, वाद का अर्थ होता है विचार, वाद का प्रतिवाद के साथ पुरानी परंपराओं का नई परंपरा के साथ संघर्ष होता है, दोनों के बीच में द्वंद्व होता है। और फिर दोनों से के मिश्रण से एक नई परंपरा बनती है, उसे कहते हैं संवाद। क्या कहते हैं, संवाद। और यही द्वंद्ववाद है, यही द्वंद्ववाद है। और ये नई परंपरा जो बनती है वो कुछ समय तो चलती है, लेकिन कुछ समय के बाद में ये जो संवाद है, ये जो नई परंपरा है वो क्या हो जाती है, पुरानी हो जाती है। तो ये संवाद क्या बन जाता है, वाद बन जाता है। और बाद में इसका संघर्ष किससे होता है, नई परंपरा से होता है, यानी प्रतिवाद से होता है। फिर दोनों के बीच में संघर्ष होता है, फिर एक नई संस्कृति बनती है और उससे क्या होता है, संवाद बन जाता है। यही द्वंदात्मक है। मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, आजकल मैं ये चीजें देखता हूं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है या जो मीडियम सोसाइटी है, जिनमें आधुनिकता का प्रसार धीरे धीरे हो रहा है, तो पहले तो क्या था कि हमारा जो पहनावा था वो क्या था, पूरा ही परंपरागत था। महिलाएं हैं वो कानों में, नाकों में कुछ डाल के रखती थी, बाली वगैरह डाल के रखती थी। तो ये एक प्राचीन परंपरा थी। मॉडर्न क्या कहती है कि ना तो नाक में कुछ डालने की आवश्यकता है, ना ही कान में कुछ डालने की आवश्यकता है। तो पुरानी जो महिलाएं होती है वो कहती है कि नहीं बेटा, आपको कान में और नाक में बालियां हैं, जो भी आप अलग अलग क्षेत्रों में कहते हो, वो डाल के रखने पड़ेंगे। और वो क्या कहती है कि नहीं, हम ये नहीं रखेंगे। दोनों के बीच में संघर्ष होता है, फिर ये सहमति बन जाती है, कान में डाल लेते हैं, नाक में नहीं डालते हैं, या नाक में डाल लेते हैं, कान में नहीं डालते हैं। तो ये एक नई कल्चर है वो विकसित हो जाती है। फिर कुछ समय बाद में ये चीज़ें हैं वो चलती रहती है। तो यही क्या है, द्वंदात्मक है। यही परंपराओं का द्वंद्व है, जिसकी बात डीपी मुखर्जी के द्वारा की गई है। तो इससे एक नवीन प्रकार की संस्कृति का है वो उद्भव होता है। कुछ समय बाद नवीन तत्व है और प्राचीन सत्व है, इनका दोनों का मिश्रण होता है, और समय के पश्चात नवीन परंपरा है वो प्राचीन बन जाती है। तो आ गया होगा समझ में। आगे है परंपराओं का द्वंद्व, जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे। तो मुखर्जी ने भारतीय समाज में जो परंपरा है उसके 3 मान्यताएं बताई है, 3 श्रुति, 3 मान्यताएं बताई है, 3 सूत्र बताए हैं। यहां महत्वपूर्ण है, ये नोट कर लेना। ये 3 सूत्र कौन कौन से बताए हैं, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। 3 सूत्र कौन कौन से बताए, श्रुति, स्मृति और अनुभव। श्रुति, स्मृति और अनुभव ये बताए हैं। इनमें से अनुभव को क्या मानना इन्होंने,
क्रांतिकारी मान्यता माना, अनुभव को इन्होंने क्रांतिकारी सिद्धांत माना, यानी उन्होंने भारतीय परंपरा की 3 मान्यताएं बताई और इन 3 मान्यताओं में सबसे इंपॉर्टेंट अनुभव को माना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मान्यताएं बताई इन्होंने, कितनी बताई और किसको सबसे अधिक महत्व इन्होंने दिया। आगे है उच्च परंपराएं होती है, प्राचीन जो परंपराएं होती है और स्मृति और श्रुति पे केंद्रित थी। प्राचीन जो परंपराएं हैं वो हमारी सुनी सुनाई बातों पे केंद्रित होती है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ अनुभव के द्वारा नई परंपराएं जैसे कि भक्ति आंदोलन हुआ, सूफी आंदोलन हुआ, तो इनके जरिए प्राचीन जो परंपराएं थी उनको चुनौती दी गई। इसी प्रकार से लघु परंपरा और वृहद परंपरा का द्वंद्व होता है, उच्च परंपरा और निम्न परंपरा का द्वंद्व होता है, आंतरिक परंपरा और बाह्य परंपरा का द्वंद्व होता है, प्राचीन और नवीन परंपरा का द्वंद्व होता है। तो कई प्रकार की परंपराओं के द्वंद्व की बात है वो डीपी मुखर्जी के द्वारा की गई है और 2 परंपराओं के द्वंद्व से एक नवीन परंपरा का उदय होता है। जो वाद विवाद और संवाद की इस स्थिति को क्या कहा है? त्रयी का नियम। क्या कहा है? त्रयी का नियम। तो त्रयी का नियम किसने दिया? डीपी मुखर्जी ने दिया। अब एक चीज मैं थीम की बात करता हूं बार बार कि थीम अगर आप किसी विचारक को पढ़ो और उसकी थीम को समझ लो तो वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहां पे डीपी मुखर्जी की थीम क्या है? परंपराएं हैं। और भी अध्ययन किए लेकिन क्या है? परंपरा यहां इनकी मुख्य थीम है। तो अगर परंपराओं से क्वेश्चन आते हैं ना तो मान के चलिए कि कहीं ना कहीं डीपी मुखर्जी का महत्वपूर्ण रोल उसमें रहेगा। तो त्रय का नियम है वाद विवाद और संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद। तो इन्होंने क्या किया? डीपी मुखर्जी कहते हैं कि इनको हमें संघर्ष के तौर पे नहीं देखना चाहिए, परंपराओं के बीच में हमें संघर्ष के तौर पे नहीं देखना चाहिए, हमें द्वैतवाद को नहीं अपनाना चाहिए। यानी ये 2 भिन्न नहीं है, दोनों क्या है? भिन्न नहीं है, बल्कि क्या है? दोनों एक दूसरे का मिश्रण है। तो इन्होंने आधुनिकता और परंपराओं के समन्वय पे बल दिया। किस पे बल दिया? समन्वय पे बल दिया। और इन्होंने कहा कि समाजशास्त्री को अपने आप को लोहे के पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए, उसको अपने कान नाक यानी इंद्रियां हैं उनको खुल के रखना चाहिए। और इन्होंने समाज विज्ञान की एकता पे बल है वो दिया है। इनकी बुक्स है वो मैंने जो इसका डिटेल वीडियो उसमें डाल रखी है। यहाँ पे बुक्स का जिक्र है वो एनसीईआरटी में नहीं किया गया है, फिर भी इनकी कुछ पुस्तकें हैं, प्रारंभिक तौर पे आप इनको याद कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, मॉडर्न इंडियन कल्चर, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, डाइवर्सिटीज, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। आगे है ए.आर. देसाई। कौन है? ए.आर. देसाई। समन्वय क्या होता है? ये क्वेश्चन हम सब लास्ट में लेंगे। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हम फ्लो नहीं बन पाता है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या आप किसकी तैयारी करवा रहे हैं? बीपीएससी की करवा रहे हैं, पीजीटी की करवा रहे हैं, नेट की करवा रहे हैं? भाई ये एनसीईआरटी है, समाजशास्त्र का बेस है और ये सभी प्रकार के एग्जाम में आते हैं। तो ये कोई एक किसी पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। कुछ कहते हैं कि सर ये तो आप बीपीएससी की करवा रहे हो, नेट की करवा दीजिए, आप तो ये बिहार पीजीटी की करवा रहे हो, यूपी पीजीटी की करवा दीजिए, यूपी पीजीटी की बजाय सर आप राजस्थान। अरे पीजीटी पीजीटी है, ये सब एक जैसा ही होता है। समाजशास्त्र के लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें 80% सिलेबस सेम होता है, कुछ परसेंटेज है वो ही अलग होते हैं। वाद प्रतिवाद और संवाद है वो हिगल की अवधारणा, ये मैंने कल बता दिया था। हिगल की भी है, मार्क्स की भी है और डीपी मुखर्जी की भी है। अब हम बात करते हैं ए.आर. देसाई की। इनका जन्म 1915 के अंदर हुआ
यानी ये कुछ मॉडर्न है, ये डीपी मुखर्जी से थोड़े मॉडर्न हैं, और ये भी मार्क्सवादी विचारक हैं। क्या है? मार्क्सवादी विचारक हैं। इनका जन्म गुजरात में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए। कई बार हम अंदाजा लगा लेते हैं, देसाई होते हैं वो गुजरात में होते हैं, मुखर्जी और बोस होते हैं वो बंगाल में होते हैं, रेड्डी वगैरह लिंगायत वगैरह साउथ में होते हैं। तो इस प्रकार से इनका क्षेत्रीय विभाजन भी हम कर सकते हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे थे, और कम्युनिस्ट पार्टी में भी ट्रोट्स्की जो समूह है, ग्रुप है कम्युनिस्टों में भी, उनके वो समर्थक है, वो रहे हैं, उनसे इनका ज़्यादा रिलेशन रहा है। 1946 में इन्होंने जीएस घुरिये के निर्देशन में, जीएस घुरिये के निर्देशन में अपना पीएचडी कार्य किया, और इनका जो पीएचडी का विषय था, शोध का विषय था, वो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म यानी भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि पे इन्होंने ये कार्य किया। ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इनकी पुस्तक लिखी गई है। 1946 में इन्होंने ये शोध किया था, और 1948 में इसको किताब के रूप में इन्होंने छपवाया था, और ये इनकी पहली पुस्तक थी। ये 1953 से 1981 के बीच में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य रहे हैं, यानी ये भी मार्क्सवादी ही पार्टी है। इन्होंने, इनकी कुछ पुस्तकें हैं जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं। 1961 में इनकी पुस्तक आई थी रूरल ट्रांजिशन इन सोसाइटी, रूरल ट्रांजिशन इन सोसाइटी। 1975 में स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया। 1979 में पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, और 1986 में अग्रेरियन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इनके नाम आपको पता होना चाहिए, और इन नामों के आधार पर, इनके नाम के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। पीजेंट स्ट्रगल, तो यानी ये संघर्ष की बात करते हैं। स्टेट एंड सोसाइटी यानी ये राज्य की बात करते हैं। रूरल ट्रांजिशन यानी ये ग्रामीण परिवर्तन की बात करते हैं, और इनको भारत में ग्रामीण समाजशास्त्र के जनक के तौर पे भी जाना जाता है। किनको? AR देसाई को, अक्षय कुमार रमनलाल देसाई को, और नीरा देसाई जो कि एक समाजशास्त्री है, वो इनकी पत्नी है। तो ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। देसाई ने भी मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए ग्रामीण समाज में वर्ग संघर्ष का वो अध्ययन किया है। तो एक तो इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म पे बात की कि उसका उदय है वो किस प्रकार से हुआ था, और 5 चरण बताए थे। कितने चरण बताए थे? इंडियन नेशनलिज्म के 5 चरण बताए थे, जिनका डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूं। और इनका दूसरा प्रमुख कार्य है पूंजीवाद एवं कल्याणकारी राज्य। इनका एक अवधारणा और है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य क्या होता है, इस पे हम अभी चर्चा करेंगे। और इन्होंने जो कल्याणकारी राज्य की बात थी, जिस अध्ययन है वो किया था, इनका एक शोध पत्र था द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट। द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अब इसको आप हिंदी में समझो, इसका हिंदी अनुवाद करो। हम कई बार क्या होता है कि किताबों के नाम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं इनडायरेक्ट रूप से, लेकिन हम उसको रटते हैं, हम उनको समझते नहीं हैं। अब आपको पता चल गया द मिथ ऑफ द वेलफेयर स्टेट जो पत्र है, शोध पत्र है, ये किनका है? AR देसाई का है। यानी कल्याणकारी राज्य के भ्रम, मिथ या मिथ्या तथ्य। इन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य वास्तव में क्या है? एक भ्रम है। जो कल्याणकारी राज्य की घोषणा करते हैं वो वास्तव में कल्याणकारी राज्य नहीं है। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि कल्याणकारी राज्य पे चर्चा किसने की, किसने ये पुस्तक लिखी, और इस पुस्तक में इन्होंने क्या कुछ लिखा। तो इन्होंने कल्याणकारी राज्य यानी जो देश होते हैं, जो सरकारें होती है, वो कहती है कि हम जनता की कल्याण के लिए कार्य करती है। तो इन्होंने कल्याणकारी राज्यों की कमियों को उजागर किया है।
तो इन्होंने कहा, ये इनका विवेचनात्मक समीक्षा इन्होंने यहाँ पे की थी, क्रिटिकल एनालिसिस इन्होंने किया था। कल्याणकारी राज्य की विशेषता क्या होती है कि कल्याणकारी राज्य सकारात्मक होते हैं। क्या होते हैं? सकारात्मक होते हैं, धर्मनिरपेक्ष होते हैं, और वो लेसेज फेयर, हस्तक्षेप फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका होता है खुला छोड़ना। खुला छोड़ना यानी क्या कर दिया? मार्केट को खुला छोड़ दिया। लेसेज फेयर। एडम स्मिथ, नेथन ऑफ वेल्स शायद उनकी पुस्तक है, उस पुस्तक में इन्होंने कहा था कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, ऐसा नहीं होता है जो हस्तक्षेप नहीं करे, वो एक पूंजीवादी राज्य होता है। तो ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य क्या होता है, लेज फेयर की नीति को नहीं अपनाते हैं बल्कि हस्तक्षेप करते हैं। क्या करते हैं? राज्य है वो उद्योगों के अंदर, व्यवस्था के अंदर हस्तक्षेप करता है। तो ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है? लेसेज फेयर की नीति के विपरीत है। और इसमें क्या होता है, जो कमजोर वर्ग होते हैं उनकी विशेष आर्थिक सहायता है वो की जाती है। और इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। नेट है वो नहीं चल रहा है, तो भी ये हम एमएन दिन श्रीनिवास को भी पढ़ना है, थोड़ा सा नहीं चल रही है। तो कमजोर वर्ग है, लोकतांत्रिक है, इसलिए कल्याणकारी राज्य है। जो कम्युनिस्ट राज्य हैं, मार्क्सवादी राज्य हैं, उनको कल्याणकारी राज्य के तौर पे नहीं पहचाना गया है। उनको कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से बाहर रखा गया है। इनमें कल्याणकारी राज्य में अर्थव्यवस्था क्या होती है? मिश्रित होती है। क्या होती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। यानी कुछ क्षेत्र है वो सरकार अपने पास रखती है ताकि पूंजीपति अपनी मनमानी ना कर सके। इसमें निजी और सामूहिक कंपनियां, सरकारी कंपनियां साथ मिलकर कार्य करती है। तो ये कल्याणकारी राज्य की एक अवधारणा है। इसके परीक्षण के लिए उन्होंने कुछ शर्तें बताई थी। क्या शर्तें बताई थी? कि ये राज्य है वो किसके लिए कार्य करता है, किसके लिए कार्य करता है। क्या राज्य है वो असमानता को दूर करना चाहता है? क्या वो राज्य के गरीब लोगों के हित में पूंजीवादियों पे नियंत्रण स्थापित करता है? अगर ये चीजें हैं तो वो कल्याणकारी राज्य है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जो तथाकथित कल्याणकारी राज्य बताते हैं अपने आप को, वो कल्याणकारी राज्य नहीं है। जैसे अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, वो कल्याणकारी राज्य है। कहते हैं कि हम कल्याणकारी राज्य हैं, लेकिन नहीं है, और वास्तव में नहीं है। भारत भी हम कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य है, तो कहीं ना कहीं असमानता को दूर करने का प्रयास है वो बहुत कम, बड़े पैमाने पे नहीं हो पाता है। तो इन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य की सोच एक भ्रम है। क्या है? कल्याणकारी राज्य की सोच एक भ्रम है। और कम्युनिस्ट राज्य की भी आलोचना इन्होंने की थी। ये कम्युनिस्ट थे, लेकिन फिर भी कम्युनिस्ट जो स्टेट हैं, रूस है, चीन है, उनकी आलोचना की। लेकिन भारत के बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट है, वो अपना आत्म मूल्यांकन नहीं करते हैं। फ्रांस ने कम्युनिस्ट क्या करते हैं कि राज्य विहीन समाज की बात करते हैं, वर्ग विहीन समाज की बात करते हैं। लेकिन आज रूस एक कम्युनिस्ट शासन माना जाता है, वो यूक्रेन पे अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। चाइना है वो भारत पे आक्रमण करता है, और भारत के मार्क्सवादी थिंकर है वो बोलते हैं कि नहीं, चाइना जो कर रहा है वो सब कुछ सही कर रहा है। तो मार्क्सवादी एक AR देसाई थे जिन्होंने मार्क्सवाद की जो कमियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। लेकिन भारत में जो मार्क्सवादी पार्टियां हैं वो
अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाती है। इस वजह से आज भारत में मार्क्सवाद धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, मार्क्सवादी पार्टियां समाप्त होती जा रही है। कभी 54 MP चुनकर भेजते थे, आज बड़ी मुश्किल से 2-4 चुनकर आ पाते हैं। एक विचारधारा के रूप में मार्क्सवाद का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए मार्क्सवाद विचारधारा को अपना आत्म मूल्यांकन करना पड़ेगा। अब हम लास्ट हमारे थिंकर हैं MN श्रीनिवास, इन पे चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म भी 1916 को हुआ था, कर्नाटक के मैसूर राज्य, तत्कालीन मैसूर राज्य के अंदर हुआ था। और MN श्रीनिवास एक महत्वपूर्ण थिंकर है और इनसे हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न है वो जरूर पूछा जाता है। इन्होंने 1942 में MA पे जो शोध प्रबंध होता है वो लिखा था, मैरिज एंड फैमिली इन मंदसौर क्षेत्र में। इन्होंने PhD है वो 2 भागों में 2 बार की है। एक बंबई विश्वविद्यालय से पहले GS घुरिये के निर्देशन में बंबई विश्वविद्यालय से, फिर दूसरी बार ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से इन्होंने किया, बंबई में तो GS घुरिये के निर्देशन में, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रीचार्ड के निर्देशन में इन्होंने अध्ययन किया। और रेडक्लिफ ब्राउन को हम क्या मानते हैं? प्रकार्यवादी मानते हैं। तो MN श्रीनिवास भी संरचनात्मक प्रकार्यवाद के समर्थक माने जाते हैं। और बाद में 1951 में इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया था। 1952 में इन्होंने बड़ौदा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया था और 1959 में 1959 के अंदर इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र विषय की स्थापना की। यानी दिल्ली विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना आजादी के बाद में हुई। और 1971 में दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद ये इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज बेंगलुरु के अंदर, बेंगलोर के अंदर सह संस्थापक इसके रहे। और इनका जो शोध का विषय था द रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुरुक्स ऑफ साउथ इंडिया के नाम से प्रकाशित हुआ। श्रीनिवास का मुख्य जो योगदान है भारत के अंदर वो ग्रामीण अध्ययन है। और ग्रामीण अध्ययन भी इन्होंने अलग तरीके से किया था। इन्होंने भारत के अंदर क्षेत्रीय कार्य, फील्ड वर्क प्रारंभ किया था। इनके गुरु थे घुर्रे जिनको लिखते हैं। उनका जो व्यू था वो क्या था? बुक व्यू। क्या बोलते हैं? बुक व्यू, यानी किताबों को देखकर अध्ययन करना, किताबें लिखना, इंडोलॉजी, भारत विद्या शास्त्र। और इनका जो क्षेत्र था इसको बोलते हैं फील्ड व्यू। क्या बोलते हैं? फील्ड व्यू, क्षेत्रीय कार्य, फील्ड वर्क इन्होंने किया। और इन्होंने यहां भी इनका आलोचना की थी इनकी डियूमा की। डियूमा एक पश्चिम थिंकर हैं और जिन्होंने भारतीय समाज का भारत विद्या शास्त्र उपागम से अध्ययन किया था। लेकिन ये गलती करते हैं। हम जब दूसरे किसी देश में जाते हैं तो वहां की समझने में हमसे गलती हो जाती है। इसी प्रकार की गलती है वो डियूमा ने कही थी। डियूमा ने क्या कहा कि भारत में गांव का अध्ययन नहीं करना चाहिए, गांव का अध्ययन नहीं करना चाहिए, जाति का अध्ययन करना चाहिए। गांव तो एक छोटी इकाई है, अपने आप में स्वतंत्र इकाई है, अपने आप में गणतंत्र इकाई है। तो इसलिए गांव का अध्ययन नहीं करना चाहिए, जाति का अध्ययन करना चाहिए। लेकिन MN श्रीनिवास ने कहा कि नहीं, गांव एक एकांकी इकाई नहीं है, गांव एक पूरे क्षेत्रीय इकाई है। उसका संबंध क्या होता है? पूरे क्षेत्र विशेष से होता है। गांव आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। गांव की एक सामाजिक पहचान होती है, इसकी एक एकीकृत पहचान होती है। और इसलिए हमें
गांव को अध्ययन की इकाई बनाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वरना पश्चिम थिंकर थे वो क्या कहते थे कि गांव है वो स्थिर है, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर है। मेटकॉफ वगैरह ने कहा कि गांव है वो छोटे गणतंत्र की तरह है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। गांव है वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, वैवाहिक संबंधों के लिए यानी आर्थिक गतिविधियों के लिए, राजनीतिक इकाई के रूप में ये एक क्षेत्रीय स्तर पे दूसरे क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई पुस्तक लिखी है, इंडियाज विलेज पे इन्होंने पुस्तक लिखी है, इसी प्रकार से इन्होंने रिमेम्बर्ड विलेज है वो लिखी है। और ये सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी है और बड़ा ही इन्होंने हिंदी जो अनुवाद है इनका पढ़ा है और बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। ये बातें हमें एक लाइन लगती है, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए, जैसे कि एक गांव का नाई होता है वो दूसरे गांव में भी सेवा प्रदान करता है, तो यानी गांव क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है, एक गांव है वो दूसरे गांव पे निर्भर है। तो इन्होंने 1 वर्ष रहकर क्षेत्रीय कार्य किया था 1948 के अंदर रामपुरा गांव में। किस गांव में? रामपुरा गांव में किया था। रामपुरा गांव का वास्तविक नाम क्या था? कोटगली है। क्या है? कोटगली है। और इन्होंने कहा कि गांव को अकेले आधार नहीं, इसके आधार पे हम पूरे क्षेत्र का अध्ययन है वो कर सकते हैं और पूरे क्षेत्र का अध्ययन है वो करना जरूरी है। तो इन्होंने जो ब्रिटिश प्रशासक थे या ब्रिटिश मानवशास्त्री थे, जैसे कि थर्स्टन है, कुक है, रिजले है, टन है, तो इनकी आलोचना भी की है, जिन्होंने कहा कि ये गांव है वो आत्मनिर्भर और छोटे गणतंत्र की तरह है। लेकिन एम.एन. श्रीनिवास ने कहा कि ऐसा नहीं है। आगे है प्रमुख पुस्तकें जो इस अध्याय में आ चुकी है। एनसीईआरटी में थिंकर्स के बारे में जितना दिया हुआ था वो मैंने करवा दिया है, बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया है। इनकी जो थीम है उनके बारे में ही बताया गया है, अलग अलग दृष्टिकोण से बताया गया है। एक को बता दिया कि ये मार्क्सवादी हैं, ये संरचनात्मक प्रकारवादी है, ये प्रसारवादी है, ये भारत विद्या उपागम का प्रयोग करते हैं, ये ग्रामीण समाज का अध्ययन करते हैं, ये राष्ट्रवाद का अध्ययन करते हैं। यानी ये चारों अलग अलग फील्ड से इन्होंने लिए हैं। जो अंत में महत्वपूर्ण पुस्तकें होती है उन पे हम अभी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा करेंगे। A.R. देसाई की पुस्तक है स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया, एसेज इन डिसेंट, 1975 के अंदर ये आई थी। D.P. मुखर्जी की पुस्तक है व्यूज एंड काउंटर व्यूज, व्यूज एंड काउंटर व्यूज, 1946 में। और इनकी पुस्तक और है इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज, इंडियन ट्रेडिशन एंड सोशल चेंज, 1955 के अंदर। अब यहाँ एक याद रखना, इंडियन ट्रेडिशन की बात आते ही बिल्कुल ही हमें डीपी मुखर्जी पे नहीं आ जाना चाहिए। इंडियन ट्रेडिशन, द मॉडर्नलाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, द मॉडर्नलाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो डीपी मुखर्जी मत कर देना, कौन है? योगेंद्र सिंह है। भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण है। T.N. मदान ने पाथवेज प्रोचेज टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी इन इंडिया, 1994 पुस्तक लिखी। M.N. श्रीनिवास ने इंडियन विलेज मिथ एंड रियलिटी लिखी। और 3 पुस्तकें हैं जो 1955 में आई थी। आपको खुद को इन 3 पुस्तकों के नाम याद करने हैं, इंडियन विलेज, विलेज इंडिया और विलेजाज इंडिया, भारत के गांव। ये 3 पुस्तकें हैं, महत्वपूर्ण हैं। आप इन तीनों को खुद सर्च कीजिए। एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया है जिसमें विलेज से संबंधित जितनी भी किताबें हैं उन सब के नाम है वो दिए गए हैं। आप इनको पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं कि किस पुस्तक को किसने लिखा। तो इसमें एक एस.सी. दुबे है, एक मैकी मेरियट है और एक M.N. श्रीनिवास है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हल करें उससे पहले आपके जितने भी कमेंट हैं उनको एक बार देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन को देखना, स्टार्टिंग से चलना। राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को भी
राधे राधे। बीपीएससी के लिए आपका कौन सा पेड क्लास लें सर प्लीज़? बीपीएससी स्पेशल मैंने नहीं किया है, अगर आप साथ में कोई और लेना चाहें तो वो देख सकते हैं यूपी पीजीटी या राजस्थान पीजीटी को, लेकिन मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, उतना अच्छे तरीके से आप कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा आपको आवश्यकता। जेट का एग्ज़ाम होने वाला है सर, आपका क्लास काम आ सकता है क्या? जेट झारखंड का है क्या है पूरा मुझे नहीं पता इसका, अगर झारखंड का है तो काम आएगा, समाजशास्त्र में तो सब में ही काम आएगा। वीडियो रुक रहा है तो आज हम देख ही चुके हैं, आ गया क्या इसका मुझे नहीं पता, आगे चलना। बीपीएससी चेयरमैन ने कहा है कि पेपर पहले की तरह ही रहेगा, तो ये अलग चीज़ है, हमारे चीज़ की बात बस की बात नहीं है। आगे चलना सर, अभी वीडियो में आ रहा है सही, ठीक है ओके, चलिए आगे चलिए। बिहार पीजीटी के लिए कौन सा प्रैक्टिस लें? यूथ का मैंने बताया, यूथ कंपटीशन टाइम का आप ले सकते हैं। ये वीडियो बिहार बीपीएससी में बहुत ज़्यादा, पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम होगा, समाजशास्त्र का कोई भी एग्ज़ाम होगा, उन सब में ये सभी है वो समान रूप से उपयोगी है। एनसीईआरटी हर स्टेट में होता है, बिल्कुल होता है। आगे चलिए। कुछ स्टेट है अपने कुछ खास चीज़ें हैं वो जोड़ देते हैं, जैसे राजस्थान ने अपनी जनजातियां जोड़ दी, बिहार हो सकता है अपनी जनजातियों को जोड़ दे। आगे चलना, आगे चलना। बीपीएससी पीजीटी के लिए लेवल का क्वेश्चन आएगा या एमए? देखो बीपीएससी यानी पीजीटी लेवल है, +2 को पढ़ाना है, तो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो +1-2 से आएगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें यूजी से और कुछ चीज़ें पीजी से भी आ सकती है। पीजी लेवल का थोड़ा बहुत आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। ज़्यादातर है वो +1-2 का आएगा, फिर यूजी का आएगा, पीजी का बहुत कम आएगा। आगे है सर, आपका पेड कोर्स मिल जाएगा क्या? हाँ, आरपीएससी के लिए मिल जाएगा। आगे चलना, आगे चलो। ये मैराथन की मैं चर्चा कर ही चुका हूँ कि 1.5-2 घंटे की क्लास होगी आगे, तो वो एक रूप से मैराथन टाइप ही है और इतनी ही कैपेसिटी है, और आपकी भी इतनी कैपेसिटी है। 10 घंटे ना तो मेरी कैपेसिटी पढ़ाने की है, ना ही आपकी सुनने की है, और 2 घंटे हो जाए तो बहुत ज़्यादा है। न्यू स्टूडेंट है तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, लास्ट में मैं बता दूंगा इसके। आगे चलना, आगे चलो। इसकी लाइव क्लास है एनसीईआरटी की, स्टार्टिंग से मैंने करवा रखी है, आप इसी चैनल को खोजोगे तो मिल जाएगी। आगे चलना, ठीक है। ये आपके जो भी क्वेश्चन थे वो हमने ले लिए हैं। अब हम यूथ का ले ले, घटना चक्कर में ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। आगे है प्रमुख प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मैंने ज़्यादातर जो प्रश्न है वो आर.के. मुखर्जी से संबंधित है वो लिए हैं, क्योंकि आर.के. मुखर्जी भी है, 3-4 थिंकर्स पे तो हम चर्चा कर चुके हैं, साथ में इस बहाने से आर.के. मुखर्जी पर भी चर्चा हो जाएगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि क्लास है वो, मेरा टाइम है वो अभी होने वाला है। किसने प्रादेशिकता या प्रादेशिक समाजशास्त्र, रीजनल सोशियोलॉजी, क्षेत्रीय समाजशास्त्र, नोट कर लेना। छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ये क्षेत्रीय समाजशास्त्र को प्रारंभ करने का श्रेय किसे कहा, और इन्होंने साथ में कहा कि प्रादेशिकता राष्ट्रीयता के अधीन है। ऐसा किसने कहा? किसने कहा? आर.के. मुखर्जी ने कहा। किसने कहा? आर.के. मुखर्जी ने कहा। 6 विलेज ऑफ बंगाल पुस्तक के रचनाकार कौन है? 6 विलेज ऑफ बंगाल, बंगाल के अंदर तो मुखर्जी होंगे, सारे मुखर्जी दे रखे हैं। आर.के. मुखर्जी होंगे तो आर.के. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी भी है, रामकृष्ण मुखर्जी भी है। आर.के. मुखर्जी ज़्यादातर है वो राधा कमल मुखर्जी के लिए प्रयोग है वो किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? रामकृष्ण मुखर्जी की पुस्तक है 6 विलेज ऑफ बंगाल। आगे है, किसने अपने अध्ययन में मार्क्सवादी विचारधारा का प्रयोग नहीं किया?
तो किसने नहीं किया? डीपी मुखर्जी ने किया, AR मुखर्जी ने किया, सॉरी AR देसाई ने किया, रामकृष्ण मुखर्जी ने किया, राधा कमल मुखर्जी ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उपागम का प्रयोग नहीं किया। आगे है कि भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक परिघटनाओं के लिए एकीकृत या समेकित उपागम की चर्चा है वो की है? तो किसने की? RK मुखर्जी ने की। किसने की? RK मुखर्जी ने की है। आगे है किसने? राधा कमल मुखर्जी को पूर्वी देशों का समाजशास्त्री और सामाजिक दार्शनिक कहा। RK मुखर्जी को किसने सामाजिक दार्शनिक या पूर्वी देशों का समाजशास्त्री कहकर पुकारा? तो किसने कहा? बोगार्ड्स ने कहा। किसने कहा? बोगार्ड्स ने। यादों से रचा गांव जो पुस्तक है रिमेंबर्ड विलेज MN श्रीनिवास की, वो किस शैली में लिखी गई है? ये इनके एक बड़ी दुर्घटना घटित हुई थी MN श्रीनिवास के। इन्होंने 1 वर्ष तक जो क्षेत्रीय कार्य किया था, उनके जो लिखित नोट्स इन्होंने बनाए थे, लेकिन घर में आग लगने की वजह से वो सारे के सारे जो नोट्स थे वो इनके जल गए थे। फिर 1976 में, शायद तक 1976 में ही है, बहुत सालों के बाद में जो उनकी मेमोरी थी उनके आधार पे ये पुस्तक इन्होंने लिखी और इसलिए इनका नाम दिया था रिमेंबर्ड विलेज, यानी यादों से रचा गांव। तो ये किस शैली में लिखा गया है? ये उपन्यास शैली में लिखा गया है। किसमें? उपन्यास शैली में लिखा गया है। RK मुखर्जी के अनुसार कौन सा एक साध्य मूल्य नहीं है? तो RK मुखर्जी है वो मुख्य रूप से हम किसके लिए जानते हैं? सामाजिक मूल्यों के अध्ययन के लिए जानते हैं। मूल्यों के अध्ययन के लिए, मूल्यों का समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी ऑफ वैल्यू, मूल्यों का समाजशास्त्र के प्रतिपादक कौन है? RK मुखर्जी है। तो उन्होंने 2 प्रकार के मूल्य बताए थे, साधक मूल्य और साधन मूल्य। साधक मूल्य और साधन मूल्य। तो कौन सा साधन मूल्य नहीं है? साधन यानी जिनके जरिए किसी चीज को प्राप्त किया जाता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार से मोक्ष साधन नहीं है, साध्य है, और धर्म, अर्थ और काम ये साधन है। यात्रा वृत्तांत नहीं है, उपन्यास है। किसने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा? किसने समाजशास्त्र को समाज का महाविज्ञान कहा? किसने कहा? RK मुखर्जी ने कहा। मैंने कहा था ना कि RK मुखर्जी के मैंने ज़्यादा क्वेश्चन है वो लिए हैं, क्योंकि इन पे हमने अभी चर्चा नहीं की। तो आप RK मुखर्जी के बारे में भी आइडिया लगा सकते हो कि कौन कौन सी सिद्धांत अवधारणा इन्होंने दी है। MN श्रीनिवास ने जातीय एवं धर्म के अध्ययन में निम्न में से किस पहलू पर सबसे ज़्यादा जोर दिया? तो MN श्रीनिवास किनके शिष्य थे? ये रेडक्लिफ ब्राउन। और रेडक्लिफ ब्राउन क्या है? संरचनात्मक प्रकार्यवादी है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद पे इन्होंने विशेष बल दिया। आगे है RK मुखर्जी ने मूल्यों के संस्करण में मूल्यों के संस्करण में 3 प्रकार के स्तर बताए थे। मूल्यों के कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर बताए थे। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? जैविक मूल्य, सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, कौन सा शामिल नहीं है? तो उन्होंने 3 बताए थे। जैविक, जिसको इन्होंने माना था प्राथमिक मूल्य, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य को सर्वोच्च माना था। आर्थिक मूल्य की बात है वो नहीं की थी, ये मूल्य नहीं बताया था। भारत में सर्वप्रथम भारत विद्या उपागम का प्रयोग किसने किया? GS घुरिये ने किया। किसने किया? GS घुरिये ने किया। किस समाजशास्त्री को भारतीय समाजशास्त्र को इतिहास परकता और संस्कृति से बाहर निकालने का श्रेय है वो जाता है? किनको जाता है? GS घुरिये ने इतिहास यानी प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर अध्ययन किया था, तो इनको जाता है, MN श्रीनिवास को। किनको जाता है? MN श्रीनिवास ने भारतीय समाजशास्त्र को इतिहास से, भारत विद्या उपागम से बाहर निकाला था। उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के जनक, उत्तर प्रदेश में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के जनक के तौर पे किसे जाना जाता है?
आर के मुखर्जी को। किसको? आर के मुखर्जी को जाना जाता है। डीपी मुखर्जी और डीएम मजूमदार ये तीनों ही थे। तीनों ने 1922 में और किसी ने थोड़ा सा बाद में आगे पीछे समाजशास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे हो सकता है आपका एक क्वेश्चन आए कि सर उत्तर प्रदेश में समाजशास्त्र के जनक हैं तो भारत में कौन है? तो मैंने कहा था कि आप मुझे क्वेश्चन भेजिए या कमेंट में लिख सकते हैं जो हूबहू पूछे हो, क्योंकि ये कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है कि भारत में समाजशास्त्र के जनक कौन है, तो पैट्रिक गिड्स भी आ जाता है, जीएस घुरिये भी आ जाता है, आर के मुखर्जी भी कहीं कहीं आता है। फिर आता है भारतीय समाजशास्त्र के जनक कौन है, भारत में समाजशास्त्र के प्रथम भारतीय जनक कौन है। तो क्वेश्चन की प्रकृति है वो अलग अलग होती है, उसी प्रकार से आंसर भी चेंज हो जाता है। प्रबल जाति की अवधारणा है वो एमएन श्रीनिवास ने दी थी। और कौन से आधार इन्होंने बताए थे? तो इन्होंने मुख्य रूप से 4 आधार बताए थे कि जनसंख्या अधिक होना, संसाधनों पे अधिकार होना, सामाजिक रूप से उच्च होना, लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं होता है, राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करना। ये 4 मुख्य बताए थे। बाद में और भी जोड़ दिए थे इन्होंने कि जो प्रशासनिक में उनकी भागीदारी होना, नौकरशाही से उनको बाद में जोड़ दिया था। तो उपरोक्त सभी श्रीनिवास ने मैसूर क्षेत्र की किस जाति को प्रभु जाति के रूप में वर्णित नहीं किया? तो रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। जिस क्षेत्र का इन्होंने अध्ययन किया था वहां पे वोक्कालिंगा और लिंगायत प्रमुख जाति है, प्रभु जाति थी। रेड्डी कर्नाटक की ही प्रमुख है लेकिन उस क्षेत्र की नहीं है, तो क्या आ जाएगा? वर्णित नहीं है, तो रेड्डी वर्णित नहीं है। आगे है कौन सा संरचनात्मक परिवर्तन का उदाहरण है? परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं जिनको हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। तो संरचनात्मक परिवर्तन ये सब सांस्कृतिक परिवर्तन है, और ये क्या नहीं है? औद्योगिकरण, नगरीकरण, ये संरचनात्मक नहीं, सॉरी सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं है, संरचनात्मक परिवर्तन है। सोशल टेंशन ऑफ इंडिया, सोशल टेंशन ऑफ इंडिया, भारतीय युवाओं की समस्याएं, पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? जीएस घुरिये। कौन है? जीएस घुरिये। निम्नलिखित में किसने भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत का तुलनात्मक अध्ययन किया? तो किसने किया? डीपी मुखर्जी ने किया। किसने किया? डीपी मुखर्जी ने किया। आगे है निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता कहा जाता है? बहुलवाद यानी बहुत सारी अवधारणाओं का प्रयोग जिसने किया हो, तो किनको माना जाता है? जीएस घुरिये को। किनको माना जाता है? जीएस घुरिये को। किस भारतीय समाजशास्त्री ने भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक और आर्थिक विषय पे शोध कार्य किया? यानी भारतीय ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एवं आर्थिक विषय पे किसने किया था? आर के मुखर्जी ने। किसने किया? आर के मुखर्जी ने। आगे है राधा कमल मुखर्जी ने, आर के मुखर्जी ने सामाजिक संगठन का श्रेष्ठतम स्वरूप किसे माना? सामाजिक संगठन का श्रेष्ठतम स्वरूप किसे माना? भीड़ को, स्वार्थ समूह को, समाज को, किसको माना? सामूहिकता को माना। भारतीय समाज के अध्ययन के लिए किसने भारत विद्यागम उपागम का प्रयोग किया? किसने भारत विद्या उपागम का प्रयोग किया? तो एमएन श्रीनिवास ने नहीं किया, और श्रीनिवास ने नहीं किया, एससी दुबे ने नहीं किया। किसने किया? जीएस घुरिये और डेयूमा ने किया। आगे है भारत में मार्क्सवादी विचारों पर आधारित अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? अब यहां थोड़ा ध्यान से समझना। AR देसाई मार्क्सवादी हैं, डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी हैं। तो मार्क्सवादी विचारधारा का प्रारंभ में अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था? डीपी मुखर्जी के द्वारा किया गया था। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे। एप्लीकेशन आप देखते हो, अगर प्ले स्टोर से डायरेक्ट आप
सर्च करते हो सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से, तो आपको ये लोगो दिखाई देगा। तो आप वहाँ से कुछ कंटेंट है, बुक्स वगैरह, आप सिलेबस वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, और कुछ कोर्स हैं वहाँ पे हम पेड भी चलाते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपके जो भी क्वेश्चन है वो हम हल कर चुके हैं। आगामी जो क्लासें हैं उनमें थोड़ा व्यवधान उत्पन्न हो सकता है, ड्यूटीज़ के कारण है, वो टाइम कम मिल पाएगा। तो जब भी टाइम मिलेगा मैं क्लास लगाऊंगा, उसका नोटिफिकेशन पहले से डाल दूंगा, तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके छोड़ दीजिए। जब भी क्लास होगी तो आपको उसका लिंक है वो 4-5 घंटे पहले ही उसकी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। +2 के जितने भी टॉपिक हैं उन सबको हम डिटेल में समझने का प्रयास है वो करेंगे। आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।